स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको रिलीज किया है FAO ने। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विच वर्क्स टुवर्ड्स वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। उन्होंने हाल ही में उनकी फ्लैगशिप रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 रिलीज की है, जिसका मेन थीम है एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। आप देख सकते हो, लेवरेजिंग एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन है क्या, और इसके ऊपर हम लोग एक क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया में हम लोग ट्रूली एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन ला सकते हैं क्या। दैट्स द थीम ऑफ आवर डिस्कशन। इस डिस्कशन के दौरान आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। बट बिफोर दैट, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो डू रिमेंबर कि हमारा बैच 8 शुरू हो रहा है 14 नवंबर से। नोट दिस पर्टिकुलर डेट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, यू आर एट द राइट स्पॉट। क्योंकि स्टडी IQ का जो फाउंडेशन कोर्स है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम, जहां पे आपकी कंप्लीट GS की प्रिपरेशन हो जाएगी। राइट, ऑलमोस्ट 1.5 साल का ये कोर्स चलेगा, जहां पे 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 1899, यानी 19,000 में आपकी कंप्लीट GS की प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो डू नोट कि जब भी आप हमारे वेबसाइट पे जाए या फिर ऐप पे जाए, जब भी आप चेकआउट करेंगे तो इस कोड को इस्तेमाल करना है राहुल लाइव। राइट, सो डू इट बिफोर 14 नवंबर, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेट। चलिए, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की। सो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट FAO, क्योंकि इसके ऊपर भी सिंपल MCQs बन सकते हैं। आप जानते हैं कि FAO, ये उनका लोगो है, फिएट पानिस। राइट, फिएट पानिस उनके लोगो में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है। आपको ध्यान रखना है, UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, 1945 में ही बनी थी। दिस वर्क्स टुवर्ड्स द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, यानी कि पूरे विश्व में फूड सिक्योरिटी को ये मेंटेन करना चाहते हैं। हाई क्वालिटी फूड, सेफ फूड सभी को मिले। काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी बॉडी है जहाँ पे 195 मेंबर्स आपको मिलेंगे, 194 कंट्री से प्लस यूरोपियन यूनियन, और इनके ऑफिसेस 130 कंट्रीज में है। दे वर्क इन ओवर 130 कंट्रीज वर्ल्ड। बट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से FAO का हेडक्वार्टर आता है रोम, इटली में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, दिस हैज बीन हाईलाइटेड बिकॉज नॉर्मली एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि UN की बॉडी है तो शायद जिनीवा स्विट्जरलैंड हो सकता है या फिर न्यूयॉर्क हो सकता है, इस तरह की सोच होती है। नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना है FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि FAO अलग अलग पब्लिकेशंस रिलीज करता है। उनकी फ्लैगशिप पब्लिकेशन है SOFA, दैट इज स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसका थीम है एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। इसके अलावा FAO की दूसरी रिपोर्ट्स भी आती हैं, जैसे कि सोफी रिपोर्ट है, सोफिया, सोफो एंड सोको। सोफी रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सोफिया इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। सोफो इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा, बट इसको ध्यान रखना है, इट्स अ पिटफॉल। इसके अलावा द सोको रिपोर्ट, दैट इज स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। तो ये 4 रिपोर्ट रिलीज करते हैं। इसमें से अभी हाल ही में इन्होंने दी सोफा रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द रिपोर्ट जहां पे दे आर टॉकिंग अबाउट लेवरेजिंग ऑटोमेशन इन एग्रीकल्चर टू ट्रांसफॉर्म द एग्री फूड सिस्टम्स। यहां पे इन्होंने 27 अलग अलग केस स्टडीज दिखाई है जहां पे एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन की वजह से किस तरह की डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रिसाइज लेवल पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कुछ इश्यूज भी हाईलाइट की गई। तो इसी चीज से जुड़ा हुआ एक सवाल है आपके लिए, एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ। दिस इज द क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू अचीव हायर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस, yet they need to be inclusive or else it can deepen the inequalities which are already present। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा और भी एलैबोरेट करना है कि कैसे एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन एक एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है।
अब सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे कि एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन क्या है। व्हाट इज एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन? अगर आपने अभी तक ये सोच लिया कि सर एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन मतलब जो मैंने टर्म सुना है मैकेनाइजेशन, राइट, इट इज सिमिलर टू मैकेनाइजेशन, जहां पे हम लोग एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्वेस्टर्स, सीडर्स एटसेट्रा। तो बिल्कुल मैकेनाइजेशन के भी आगे वाला स्टेप है, मैं कह सकता हूं। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन? Agricultural automation is of course the use of machinery, the use of advanced equipment, जहां पे आप agricultural operations की efficiency बढ़ाओगे। कहां पे? With respect to diagnosis, with respect to decision making and with respect to performance। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है कि क्या है एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन, लेट मी शो यू सम पिक्चर्स। नाउ दिस इज एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। जैसे हम लोगों ने भी इसकी तरफ एक कदम जरूर उठाया है। इस साल के बजट में आपने किसान ड्रोन्स के बारे में सुना होगा। यूज ऑफ ड्रोन्स इज द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। इसके अलावा एडवांस्ड एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन क्या होता है? नाउ दिस इज एन एग्जांपल जहां पे आप मैनुअल लेबर, आप देख सकते हो उसकी डेफिनेशन में एग्रीकल्चरल वर्क, ड्रजरी ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर करने की कोशिश करेंगे यहां पे थ्रू ऑटोमेशन। जैसे यहां पे दिख रहा है आपको मशीनरी यूज की जा रही है, रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट फार्मिंग, जहां पे आपने देखा इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन पे या फिर टैबलेट पे स्कैन कर देगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि फ्रूट अभी आ चुका है, जहां पे हम लोग फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। जैसे यहां पे आपको इस फार्म के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही कि सॉइल का पीएच क्या है, या फिर सॉइल में कंटेंट्स क्या चाहिए, पानी ज्यादा हो चुका है, पानी कम हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हो दिस पर्टिकुलर थिंग डिफाइंस योर एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। ऑलराइट, अगर इससे भी ज्यादा अगर हमें समझने की जरूरत है, नो दिस एक्सप्लेन्स आवर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी वी हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। आज हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, जहां पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट हियर इन एग्रीकल्चर, जस्ट थिंक ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि किस तरह से एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ। जैसे पहले देखिए, हम लोग एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो मैकेनाइजेशन शुरू हुआ कब से? जब से हम लोग मैनुअल टूल्स इस्तेमाल करने लगे, जब से वी स्टार्टेड टूल्स, राइट। लेकिन मैकेनाइजेशन में भी एडवांसमेंट हुई है। जैसे हम लोग मैनुअल टूल से एनिमल ट्रैक्शन की तरफ चले गए। पहले बुल्स वर यूज्ड, ऑक्स ड्रिवन प्लोव्स वर यूज्ड, एनिमल ड्राफ्ट वाज यूज्ड। लेकिन उसके बाद हम लोग मोटराइज मैकेनाइजेशन पे आ गए। यानी कि मैकेनाइजेशन इज अ स्टेप फ्रॉम दी, आई वुड से 20th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, एडवांस 20th सेंचुरी की बात कर सकते। जैसे ट्रैक्टर्स की इस्तेमाल करने लगे, हार्वेस्टर की इस्तेमाल करने लगे, अलग अलग इरीगेशन सिस्टम करने लगे। लेकिन 21st सेंचुरी में मैं कहूँगा, स्पेशली 1980s, 1990s और अभी 21st सेंचुरी में हम लोग ऑटोमेशन की बात करते हैं। अब ऑटोमेशन में क्या होगा? आप डिजिटल इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो, जहां पे वी यूज डिजिटल टूल्स टू डायग्नोस सॉइल की क्या हेल्थ है, एनिमल्स की क्या हेल्थ है, या फिर जैसे एग्जांपल है लाइव स्टॉक के सेंसर्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स। आजकल इन द 21st सेंचुरी वी टॉक अबाउट रोबोटिक्स, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पे, रोबोट्स वर्किंग इन योर फील्ड्स। दैट्स बेसिकली आइडिया ऑफ एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। इज इट क्लियर? जैसे कैसे हम लोगों ने मूव किया है फ्रॉम मैकेनाइजेशन, फ्रॉम मैनुअल टूल्स टू एनिमल ट्रैक्शन टू मोटराइज्ड मैकेनाइजेशन, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन। ऑल्दो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये मैकेनाइजेशन वाला फेज था, मोटराइज मैकेनाइजेशन वाला, वो मैं कहूंगा इंडिया में उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव हुआ नहीं। ऑल्दो कई जगह पे हम लोग ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। उसके प्रति सरकार की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम भी चल रही है, बट बड़े मात्रा में अभी तक नहीं हुआ, राइट। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द डिजिटल ऑटोमेशन, डिजिटल एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन, और आई कैन से प्रिसाइज फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, राइट। अब इसके फायदे क्या होंगे? ऑफ कोर्स फायदे तो बहुत है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर अगर हम लोग कर रहे हैं तो सिंपल चीज़ें, हम लोग अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मदद मिलेगा, राइट। साथ ही साथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी से अगर आप लाओगे तो आपका फूड लॉस कम होगा, आपकी हार्वेस्ट अच्छी आएगी, अगली फसल के लिए भी आप तैयार रहोगे। तो बहुत सारे फायदे हैं, राइट। फायदे हम लोग गिना सकते हैं, राइट। लेकिन क्या एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन पॉसिबल है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रिपोर्ट में 27 अलग अलग केस स्टडीज आई है
दिस वुड बी मच मोर अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे लेबर काफी ज्यादा निर्भर है, हु रिलाई ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वहां पे अगर हम लोग ऑटोमेशन लाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, लेबर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें व्हाट आर द पेरिल्स ऑफ ऑटोमेशन, पेरिल्स ऑफ ऑटोमेशन में है सबसे बड़ी चीज, जब हम लोग ऑटोमेशन करेंगे तो इट शुड बी इंक्लूसिव। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नए नए आइडियाज की बात कर रहे हैं, इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज इट रियली पॉसिबल, ये सवाल जरूर उठ जाता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनइक्वालिटी की बात करते हैं, बिग फार्मर्स वर्सेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। बिग फार्मर्स के पास आपको मैकेनाइज चीजें मिलेंगी, ट्रैक्टर्स मिलेंगे, हार्वेस्टर्स मिलेंगे, स्मॉल फार्मर्स के पास वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन लाया गया तो ये रिपोर्ट ही बताती है इट माइट एग्जैजरबेट और इट कैरीज अ रिस्क ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। स्पेशली आप यहां पे देख सकते हो वुमेन एंड यूथ पर्टिकुलरली माइट फेस सम ऑब्स्टेकल्स, जहां पे आपको ऑटोमेशन के प्रति ट्रेनिंग चाहिए। अब जैसे आपने देखा कि स्मार्ट एग्रीकल्चर है, अगर आपने ऑटोमेशन रोबोटिक्स लाया है इन एग्रीकल्चर, उसके बारे में नॉलेज चाहिए, उसके बारे में ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगर ये इंक्लूसिव पॉलिसीज नहीं होंगी देन इट माइट हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इकोनॉमी, राइट? दिस इज अ क्लासिक केस फॉर इंडिया एंड आई वुड से द अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल। तो फायदे तो बहुत ज्यादा है लेकिन नुकसान भी है अनटिल अनलेस इट इज इंक्लूसिव। इसके अलावा अगर हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, ये रिपोर्ट कहती है अगर एग्रीकल्चर ऑटोमेशन करेंगे, स्पेशली जहां पे हम लोग हैवी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, देन इट माइट जेपर्डाइज द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन। साथ ही साथ एग्रीकल्चर ऑटोमेशन के कुछ और भी नुकसान हो सकते हैं। कमर्शियल क्रॉपिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, मोनोकल्चर हो सकता है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकते हैं, राइट? तो हम लोगों ने दोनों पहलू देखे, एक तरफ काफी ज्यादा फायदे हैं लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी हो सकते हैं, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब इसीलिए मैंने आपको बताया था विथ रिस्पेक्ट टू मैकेनाइजेशन अभी भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन क्यों हम लोग इंडिया में धीरे धीरे ऑटोमेशन ला सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब ये डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि आई हैव टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस हियर। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत बार सोचा होगा कि यार मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, इमेजेस देखे, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, बड़े बड़े हार्वेस्टर्स मैंने देखे, जैसे कि कनाडा में बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन्स है, ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीन है, लोग नहीं है, ऑटोमेटिकली वेजिटेबल को कट करेगा। आपने देखा होगा वो कॉलीफ्लावर, राइट? कॉलीफ्लावर वाली जो मशीन आती है, 1 by 1 कॉलीफ्लावर स्टोर करते हुए जाती है। तो बड़ी बड़ी मशीन्स आपने देखी होगी इन डेवलप्ड कंट्रीज, बट व्हाई डोंट वी फाइंड दीज इन इंडिया, राइट? आई शुड थिंक दिस। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपना निजी अनुभव यहाँ पे क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं हमारे विलेज जाता हूँ तो ये थॉट मेरे दिमाग में आता है। पहले से ही हम लोग सवाल उठाते रहते हैं कि यार इंडिया में इतना ज़्यादा मैकेनाइजेशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो डेवलप कंट्रीज करती है उसको अगर हम लोग इंडिया में रेप्लिकेट करेंगे एब्सोल्युटली इन अ सिमिलर मैनर, इट वुड बी रादर आई वुड से डिसएडवांटेजेस। जैसे मुझे याद है गांव में मैंने कई लोगों से बात की कि हमारे गांव में इतने कम ट्रैक्टर क्यों हैं, इतने कम हार्वेस्टर्स क्यों, क्योंकि बड़ी मशीनें क्यों नहीं है, अभी भी मैनुअल लेबर के ऊपर क्यों इतना रिलाई करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये जो ट्रैक्टर वैक्टर पे हम लोग सोइंग करते हैं ना, बीज बोते हैं, कंप्लीटली गलत है। वो कहते हैं कि जो बुलक्स करते हैं, हमारे बैल कहते हैं, जो बुलक्स करते हैं, जो ऑक्स ड्रिवन हम लोग सोइंग करते हैं, इट इज़ मच बेटर, वो कहते हैं, राइट? अब ये क्यों है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इंडिया में ऐसी हैवी मशीनरी क्यों नहीं दिखती। अगर हम लोग एक पहलू देखें, स्पेशली वन एस्पेक्ट इन इंडिया इज रेन, और इंडिया इज अ रेन फेड कंट्री मेजॉरिटी। अब देखिए बड़ी बड़ी मशीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे बारिश कम है या फिर जहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल है, देयर वी कैन एम्प्लॉय। बट इन जनरल इंडिया में ये जो रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, जो हमारे डिपेंडेंस है रेन के ऊपर, जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड रेन आपको मिलेगी प्रिडोमिनेंटली इन मॉनसून। अब इमेजिन कीजिएगा मॉनसून में 3 महीनों में इतनी ज़्यादा बारिश होती है और आपने इस तरह की हैवी मशीन आप अपने खेत में ले गए हो, इट इज़ इम्पॉसिबल, फंस जाएगी। इनफैक्ट मैंने खुद देखा हुआ है बहुत सारे जो बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं, खेत में फंसते हुए। मुझे तो एक बार याद है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मैं जब गांव गया हुआ था, वहाँ पे बारिश होने के अगले ही दिन मैं खेत में चला गया। हमारे ब्लैक सॉइल है, तो खेत में आपका पैर कम से कम 1.5 फीट अंदर ही धंस जाएगा, आप खुद वॉक नहीं कर पाओगे। तो इमेजिन ऐसी हैवी मशीन्स हमारे पास चलेंगी क्या,
प्रॉपर टाइमिंग की जरूरत पड़ती है इनको इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए आपने डेवलप कंट्रीज में देखा होगा कि वहां पे इट इज नॉट मॉनसून पर से, राइट, इरिगेशन फैसिलिटीज है उनके पास, प्रॉपर टाइमिंग के साथ वो लोग इस तरह की मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देयर इज अ टेस्टिमनी आल्सो इन दिस रिपोर्ट, इट हैज बीन शोन, अगर हम लोग देखें इंडिया में अभी भी मैकेनाइजेशन के नंबर काफी कम है, और दिस इज दी नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स पर 1000 हेक्टेयर्स ऑफ एरेबल लैंड। और मैं आपकी जो अटेंशन है वो यहां पे लेकर जाना चाहूंगा सदर्न एशिया। in 2000 in 21st century this number is approximately around 11, right, 11-12 के आसपास। 1000 हेक्टेयर के लिए, 1000 हेक्टेयर मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा से 2500 एकड़। सो 2500 एकड़ के लिए अप्रोक्सीमेटली 11 ट्रैक्टर पूरे साउथ एशिया में। अगर हम लोग 10 इंडिया में भी पकड़ लेंगे तो एक ट्रैक्टर से 250 एकड़ के लिए। तो कैन इट रियली वर्क? मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज अगर हम लोग एक ट्रैक्टर रन करने की कोशिश करेंगे एट द पीक, 2 शिफ्ट में भी चलाएंगे तो यार कितना, 6-10 घंटे चलेंगे तो 25 दिन आपको लग जाएंगे, राइट। खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए जो भी हो, रोटर हो या फिर आपकी जो भी इक्विपमेंट आपने अटैच किया है, तो मैकेनाइजेशन हैज टू हैपन, बट इंडिया स्पेसिफिक मैकेनाइजेशन हैज टू हैपन। अब इस पूरे एग्जाम्पल का या फिर इस पूरे एक्सप्लेनेशन का उद्देश्य क्या था कि ऑल दो यस वी कैन से अभी भी हमारे पास एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की स्कीम चल रही है, मैकेनाइजेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन वी नीड टू रिमेंबर दैट वी नीड इंडिया स्पेसिफिक इक्विपमेंट, इंडिया स्पेसिफिक मैकेनाइजेशन, इंडिया स्पेसिफिक मशीनरी। और यहां पे मैं कहूंगा अगर हम लोग एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन की तरफ मूव होंगे, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, स्पेशली अगर हम लोग उसको इंक्लूसिव करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करें, स्पेशली जैसे कि नॉन मैकेनाइज्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर या फिर मैकेनाइज्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन्स है, राइट। अब ड्रोन्स या फिर हैंड हेल्ड जैसे सॉइल स्कैनर है, दिस कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव। अभी भी हम लोग कहते हैं कि इंडिया में सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज नहीं है, कहते हैं। अगर आपने हैंड हेल्ड स्कैनर ले लिया तो इमीडिएटली आपको आपकी सॉइल की हेल्थ पता चलेगी, राइट। या फिर ड्रोन्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, विच हैज़ आई वुड से यस अगेन नॉट ड्यूरिंग रेनफॉल पर से, लेकिन बहुत हद तक मैनुअल लेबर कम हम लोग कर सकते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सो इफ वी कैन मूव फ्रॉम if we can move towards specific mechanization and specific agricultural automation, इंडिया में ये सक्सेसफुल जरूर हो सकता है। बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिविटी। इसके अलावा फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया एंड आई वुड से अदर कंट्रीज हु आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, अगर हम लोग जब भी ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लेबर का क्या होगा। लेबर के लिए ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ऑल्टरनेट इनकम जनरेट करने की जरूरत है। उसी के बाद ये सारे एस्पेक्ट्स सक्सेसफुल हो सकते हैं, और यही कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट भी हमें बताती है। इसीलिए 27 केस स्टडीज हुई। ये लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन भी जो बढ़ रही है ना, इट इज मोस्टली इन दी डेवलप्ड कंट्रीज, मोस्टली इन दी वेस्टर्न ब्लॉक, इन यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, बट स्लोली एंड स्टडीली इवन द अदर LDCs एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज कैन इनकॉर्पोरेट दीज through inclusivity and through alternate income. So that's the basic idea of this particular discussion. I hope that you have understood the report. ध्यान रखना है सोफा रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? FAO, राइट। और इस बार उनका थीम है एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन के बारे में। That is it in this particular discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Hello, I am Bhavya and I have joined the Study IQ Live Foundation batch for UPSC CSC 2023. The faculty offered to us is very experienced in their fields. We also get effective doubt resolution despite the classes being online. We also get mentorship program and our doubts are effectively resolved day to day, and we also get help in planning our preparation accordingly. We also get PPT and effective notes for each and every topic so that we do not have to refer to any other books. Thank you, Study IQ. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।